हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन या हिंदी में इसको बोलें तो जनन। तो देखिए दोस्तों, जनन क्या होता है। जनन बेसिकली दोस्तों क्या होता है, आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। यह एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसके द्वारा जनक अपने समान संततियों को जन्म देता है। अर्थात सभी संततियों में वृद्धि करके उसमें एक स्वयं के जैसे संतति को जन्म देने की क्षमता होती है। अर्थात सभी जीवों में अपने समान संततियों को जन्म देने की क्षमता होती है। उनकी इन्हीं क्षमता को हम जनन कहते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी संतति या जीव है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है या मैच्योरिटी आती है तथा उसके पश्चात वह नई संतति को जन्म देता है। देखिए वह किसी भी जननी क्रियाओं के माध्यम से नई संतति को जन्म देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार जो है हमारा जन्म तथा मृत्यु का ये जो चक्र है वो चलता रहता है। अतः जनन की एक पीढ़ी व दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखते हैं। अर्थात तो हम कह सकते हैं कि जनन के द्वारा ही जीवों में निरंतरता बनी रहती है तथा जीवों में नई विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है। अगला टॉपिक है जनन के उद्देश्य, या हम कहेंगे इसको पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, जनन के बेसिकली 3 उद्देश्य हैं। देखिए यहाँ पे पहला उद्देश्य जो है दोस्तों वो है जातियों में निरंतरता। देखिए कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। देखिए जनन के द्वारा नई जातियों का विकास होता है तथा इससे जनन की निरंतरता बनी रहती है। इससे जीवों में निरंतरता स्थापित होती है। दूसरा नंबर यहाँ पे जो है वो है वेरिएशंस। जनन के फलस्वरूप कई सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कई तरह के उनके गुणों में चेंजेस आ जाते हैं। अर्थात जनन में विभिन्नताओं का विकास होता है। और लास्ट और तीसरा नंबर दोस्तों है जीवन या लाइफ। देखिए दोस्तों, जनन के बगैर इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात इस पृथ्वी पर जीवन जो है हम कह सकते हैं कि वो जनन के कारण ही संभव है। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या जनन के प्रकार। तो आइए देखते हैं दोस्तों, बेसिकली जनन जो है तो 2 प्रकार का होता है। पहला है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है अलैंगिक जनन। देखिए सबसे पहले हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। दोस्तों, अलैंगिक जनन की हम कुछ विशेषताएं देखेंगे, कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली जो अलैंगिक जनन है वो एकल जीव, जो हमारा पहला टाइप्स है दोस्तों वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम अलैंगिक जनन की हम कुछ विशेषताएं देखते हैं, कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली इसकी जो विशेषता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यहाँ पे क्या होता है, केवल एक ही जीव जनन द्वारा अपने समान संतति को जन्म देता है या अपने समान संतति को जन्म देता है या अपने समान जीवों को जन्म देता है। देखिए दोस्तों, कोई भी पर्टिकुलर एक जीव जो है अपने ही समान जीवों को या संतति को जन्म देता है। दूसरा नंबर है दोस्तों, अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो भी संतति या जीव उत्पन्न होते हैं वो अपने आप में भी समान होते हैं, वो अपने जनकों से भी समानता रखते हैं। अर्थात यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे मेरे पास कोई एक जनक कोशिका है जिससे यहाँ पे 2 संतति कोशिकाएं बन रही है या संतति जीव बन रहे हैं। तो ये जो दोनों जीव दोस्तों बन रहे हैं ये आपस में भी समानता दर्शाते हैं और ये अपने जनकों से भी समानता दर्शाते हैं। तीसरा नंबर है दोस्तों, यहाँ पे युग्मक यहाँ पे किसी भी तरह का नहीं बनता। यहाँ पे यानी हम कह सकते हैं गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, किसी भी तरह का गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है दोस्तों यहाँ पे। अब चौथा नंबर क्या दोस्तों, निषेचन नहीं होता है इनमें। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि जब गैमेट ही नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही जनक जो है तो अपने समान संतति को उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पे गैमेट बनने का कोई चांस ही नहीं है, और जब गैमेट ही नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता है यहाँ पे दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे जो है 5वां नंबर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल समसूत्री विभाजन ही होता है, अर्धसूत्री विभाजन कभी भी नहीं होता है। केवल और केवल माइटोसिस या समसूत्री विभाजन पाया जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखिए दोस्तों, समसूत्री विभाजन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई सेल है और वो कैसी है, डिप्लॉयड है या 2n है। तो दोस्तों कोई भी इसमें यदि अब समसूत्री विभाजन होता है
तो समसूत्री विभाजन समान प्रकार से होता है। यानी हम ये कहें कि यदि ये कोशिका क्या है हमारी डिप्लॉइड है या द्विगुणित है, तो इससे जो कोशिकाएं बनेगी वो भी कैसी होगी, इससे जो दो कोशिकाएं बनेगी वो भी दोस्तों कैसी होंगी, वो भी दोनों कैसी होंगी, डिप्लॉइड होंगी या 2n होंगी। और समसूत्री विभाजन दोस्तों संख्यात्मक रूप से भी समान होता है। मान लीजिए संख्यात्मक रूप से भी समान होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई सेल है, अब इस सेल से 2 सेल बनेगी, 2 से 4 सेल बनेगी, 4 से 6 सेल बनेगी, 6 से 8 सेल बनेगी, 8 से 16 सेल बनेगी। इस प्रकार से समान रूप से सेल बनती है। सकते हैं दोस्तों कि जो समसूत्री विभाजन है वो संख्यात्मक रूप से भी और गुणात्मक रूप से भी समान प्रकार से होता है और इसमें किसी भी प्रकार की क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। यदि हमारे पास कोई कोशिका है, मान लीजिए इसमें यदि हमारे पास 23 क्रोमोसोम है, तो इससे जो 2 कोशिकाएं बनेगी माइटोसिस के द्वारा या समसूत्री विभाजन के द्वारा, उनमें भी क्रोमोसोम नंबर 23 और 23 रहेंगे, कोई चेंजेस इनमें नहीं आता है दोस्तों। और छठवां नंबर दोस्तों, इनमें गुणन तीव्र होता है। दोस्तों समसूत्री विभाजन जिनमें होता है उनमें गुणन वैसे भी बहुत तीव्र गति से होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन की जो क्रिया है वो बहुत तीव्र गति से होती है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों क्लोन। दोस्तों अलैंगिक जनन की बात हो और वहाँ पे क्लोन ना आए तो आश्चर्य वाली बात होगी। देखिए दोस्तों जो क्लोन है अलैंगिक जनन में ही केवल होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं क्लोन की। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियाँ या अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव आकार की व आनुवांशिकी रूप में भी समान होते हैं। ऐसे समान जीवों को हम क्लोन कहते हैं। देखिए दोस्तों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा कोई भी संतति या जीव जो बन रहे हैं उनके बनने पर भी उनके आकार की व आनुवांशिक जो रूप हैं या कि उनकी जो मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली स्वरूप है उनमें चेंजेस नहीं होता है, वो उसी समान रहते हैं जैसे हमारा जनक रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जनक जीव के समान ही जो बनने वाले संततियां हैं वो उसी तरह होती हैं, जनक जीव के समान ही। देखिए दोस्तों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। इसमें पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, जो अलैंगिक जनन है वो प्रायः एक कोष की जीवों के लिए सामान्य है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये एक कोष की जीवों का सामान्य लक्षण है। एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख रखा है फाइलम मोनेरा के अंतर्गत जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं और फाइलम प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उनमें प्रायः अलैंगिक जनन पाया जाता है। देखिए दोस्तों जो मोनेरा किंगडम है और जो प्रोटिस्टा जगत है उनमें बेसिकली उनका एक सामान्य लक्षण है, क्योंकि उनमें केवल एक कोष की होते हैं, अर्थात उनमें अलैंगिक जनन ही होता है। दूसरा है दोस्तों यह बेसिकली सरल संगठन वाले पदार्थों व जंतुओं में ही यह जनन पाया जाता है। अर्थात जितने भी जटिल संगठन वाले जीव हैं उनमें बेसिकली यह अलैंगिक जनन देखने को हमको नहीं मिलता है। तीसरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, सभी उच्च अकशेरुकी प्राणी या सभी हायर इनवर्टिब्रेट एनिमल व सभी कशेरुक प्राणियों में अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। सभी वर्टिब्रेट प्राणियों में या कशेरुकी प्राणियों में एवं जो हायर इनवर्टिब्रेट हैं, जो उच्च अकशेरुकी प्राणी हैं, उन सभी में क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों अब हम देखेंगे असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों जो बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो अलैंगिक जनन होता है, वह मुख्य रूप से 7 प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला टाइप है विखंडन या इसको हम बोलते हैं फिजन। दूसरा है दोस्तों मुकुलन जिसको हम बडिंग कहते हैं। तीसरा है दोस्तों खंडन या फ्रेगमेंटेशन। चौथा है दोस्तों बाइस्पोर्स या बीजाणुओं द्वारा। और 5 नंबर है दोस्तों पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। देखिए दोस्तों रीजनरेशन को अपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं, फिर भी दोस्तों कुछ साइंटिस्ट अभी भी पुनरुद्भवन को असेक्सुअल के अंतर्गत नहीं मानते हैं। हालांकि हम पढ़ते इसको पुनरुद्भवन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट अभी भी पुनरुद्भवन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार नहीं मानते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों कायिक प्रवर्धन। दोस्तों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यदि प्लांट में बात करें, यदि हम पौधों में बात करें तो उसमें हम उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं या वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। सातवां है दोस्तों प्लाज्मोटोमी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोस्तों पहला टॉपिक है हमारा, पहला प्रकार है फिजन या विखंडन। देखिए दोस्तों विखंडन क्या होता है, ऐसे जीव जिनमें जनक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जनक का रूप धारण कर लेता है, उसको हम विखंडन कहते हैं। क्या कहा दोस्तों हमने, ऐसे सभी जीव जिनमें जनक जो है एक या एक से अधिक या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और विभाजित होने के बाद जो प्रत्येक भाग है वो वृद्धि करके एक नई कोशिका का निर्माण कर लेता है या नए जीव का निर्माण कर लेता है या नई संतति का निर्माण कर लेता है, उसको हम विखंडन कहते हैं। जो विखंडन है यहाँ पे फिजन जो है दोस्तों बेसिकली दो प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों यदि कोई भी जनक कोशिका दो भागों में विभाजित हो रही है तो इस प्रकार के विखंडन को हम द्विविखंडन या बाइनरी फिजन कहते हैं। और यदि कोई जनक कोशिका दो से अधिक भागों में विभाजित हो रही है उसको हम बहुविखंडन कहते हैं या मल्टीपल फिजन कहते हैं। पुनः दोस्तों ये जो द्विविखंडन है वो 3 टाइप का होता है। तो आइए देखते हैं तीनों टाइप कौन कौन से होते हैं। द्विविखंडन दोस्तों जिसमें कोई भी जनक जीव क्या होता है विभाजित होकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, वह द्विविखंडन होता है। अब द्विविखंडन दोस्तों 3 प्रकार का होता है, तो आइए देखते हैं इनके तीनों प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला है दोस्तों सरल द्विविखंडन या इसको बोलें सिंपल बाइनरी फिजन। दूसरा प्रकार होता है दोस्तों अनुलंब विखंडन या इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तीसरा प्रकार होता है दोस्तों अनुप्रस्थ द्विविखंडन या इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं सरल द्विविखंडन या सिंपल बाइनरी फिजन क्या होता है। तो दोस्तों सिंपल बाइनरी फिजन क्या होता है, इसमें विभाजन का तल फिक्स नहीं होता है, अर्थात इसे हम अनियमित विखंडन भी कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जीव कहीं से भी विभाजित हो सकता है, अर्थात उसके विभाजन का तल फिक्स नहीं है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों अमीबा। देखिए दोस्तों अमीबा में सिंपल बाइनरी फिजन पाया जाता है और अमीबा में दोस्तों यह द्विविखंडन जो होता है यह हमेशा फेवरेबल कंडीशन में या अनुकूल परिस्थितियों में होता है, यह कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं होता, यह हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कोई भी जनक अमीबा है या पेरेंट्स अमीबा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अमीबा के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे हमारा क्या है, ये होता है यहाँ पे हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर क्या है केंद्रक है और केंद्रक के चारों ओर यहाँ पे देख सकते हैं हम कोशिका द्रव्य है। तो दोस्तों बेसिकली अमीबा में 2 प्रकार से विखंडन होगा। देखिए सबसे पहले जो विखंडन होगा वो होगा केंद्रक का विभाजन। केंद्रक के विभाजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। दूसरा होता है दोस्तों कोशिका द्रव्य का विभाजन। देखिए साइटोप्लाज्म का जो विभाजन होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक, और दोस्तों जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये जो है हमने बना रखा है, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है एक जनक अमीबा है। देखिए दोस्तों इसके अंदर केंद्रक है और साइटोप्लाज्म है। देखिए सबसे पहले क्या होता है केंद्रक का विभाजन होता है। तो यहाँ पे यदि हम देख सकते हैं पहले स्टेप में क्या होता है, जो हमारा केंद्रक है वो लगभग विभाजित होने के लिए देखिए यहाँ पे तैयार हो चुका है और विभाजित होने की स्थिति में है। देखिए अगले स्टेप में जब हम जाते हैं सेकंड स्टेप में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे दो भागों में बट रहा है। यहाँ पे हमारा केंद्रक जो है 2 भागों में विभाजित हो रहा है। थर्ड स्टेप में देखते हैं दोस्तों, थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं केंद्रक पूरी तरह से 2 भागों में विभाजित हो चुका है, यानी 2 सेल में विभाजित हो चुका है। और यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि जो साइटोप्लाज्म है हमारा वो भी धीरे धीरे विभाजित होने की स्थिति में है। देखिए अगले स्टेप में क्या होता है दोस्तों, अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म है दोस्तों वह भी विभाजित होकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, दो पुत्री अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो क्या कहा दोस्तों हमने, सबसे पहले क्या होती है जनक अमीबा होती है या पेरेंट्स अमीबा जो होती है वो विभाजित होने लगती है और विभाजन का कोई तल इसमें फिक्स नहीं होता है।
यह हमेशा कैसी फेवरेबल कंडीशन में होता है। देखिए विभाजन का तल यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, ये यहाँ पास ही विभाजित हो सकती है, यहाँ पास ही विभाजित हो सकती है, इसके विभाजन का कोई निश्चित स्थान नहीं है। देखिए पहले स्टेप में क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा केंद्रक है यहाँ पे आप देख सकते हो विभाजित होने की स्थिति में आ गया है। अभी विभाजित होना शुरू नहीं हुआ है लेकिन विभाजित होने की स्थिति में आ गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में जो हमारा केंद्रक है वो धीरे धीरे लगभग विभाजित हो रहा है। अगले स्टेप में देखते हैं दोस्तों, थर्ड स्टेप में क्या होता है। थर्ड स्टेप में हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो भी थोड़ी थोड़ी देख सकते हैं आप, यहाँ विभाजित होने की स्थिति में आ गया है। और जो हमारा केंद्रक है दोस्तों वो थर्ड स्टेप में यहाँ पे पूरी तरह विभाजित हो चुका है। और फाइनली चौथी स्थिति में देखिए दोस्तों, फाइनली चौथी स्थिति में दोस्तों हमारा ये जो डाटा अमीबा है, देखिए यहाँ पे 2 नई पुत्री अमीबा में विभाजित हो चुका है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।